अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज का तड़का स्पेशल जो है वो चांद रात का दिन है, और उम्मीद है कि सारे लोग इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे कल की। और इस तैयारी के साथ साथ तीन चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनका ख्याल आपने लाजमी रखना है। एक तो ये कि हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। अपना मवेशी मंडी वगैरह जा रहे होंगे, वापस आ रहे होंगे, तो उस वक्त बहुत अच्छी तरह से हाथ वॉश करें। उसके बाद फिर जो खाना पीना खाना है या बच्चों को हाथ लगाना है या उनके करीब जाना है, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें 6 फीट का, और इसके साथ साथ मास्क ज़रूर लगाएं। बीमारी अभी मौजूद है, वायरस ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ साथ चल रहा है और इसको हमने साथ लेकर चलना है। इस ईद एहतियात के साथ गुजारनी है। इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से, मेरी भी और आप लोगों की भी, कि अगली ईद तक ये मसला जो है ना हल हो चुका हो, दोबारा वापस हम अपने वही रिवायती स्टाइल में जो है ना ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस ईद में थोड़ी एहतियात करनी है, खाने पीने में भी, हर चीज़ में। मेहमानों को दावत दे रहे हैं, उसमें भी कम कम लोगों को इकट्ठा करें, कोशिश करें कि जो है ना कम कम लोगों, जो हमारे दीनी फ़राइज़ हैं उसको तो हमने अंजाम देना है, लेकिन उसको भी तरीके से जिस तरह से बताया गया SOPs का ख्याल करते हुए कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हमने थोड़ी सी एहतियात की तो बहुत सारी बीमारी से हम बच सकते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े मसले हैं उससे बच सकते हैं। इसलिए कि हमारा मुल्क अभी इस बात का हामिल नहीं हो सकता कि ये इतनी बड़ी बीमारी को और बहुत ज़्यादा शिद्दत से आने वाली बीमारी को हम जो है रोक सकें। तो कोशिश होगी कि जितना भी हम बचा सकते हैं अपने आप को बचा कर चलें। एहतियात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। तो एहतियात, एहतियात और एहतियात मेरी तरफ से पहले से जो है ना सब लोगों को, इसलिए कि कल हमारी छुट्टी होगी और हमने 3 दिन जो है ना आप लोगों के लिए ईद के शोज़ बनाए हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं तीनों दिन, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपके काम भी आएंगी और आप अपने घर पर इसको तैयार कर पाएंगे। कुछ मसाले भी हैं, कुछ ज़बरदस्त डिशेस भी हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन ये कि ये रेसिपीज़ आप लोगों के लिए हैं, ख़ास तौर पर ईद का तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि गरीब लोगों का ख्याल रखें, और जो कुछ आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो गरीबों के लिए भी सिलेक्ट करें, ताकि ये कि अभी महंगाई के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बकरी का गोश्त या गाय का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन तक थोड़ा बहुत पहुंचा दें, जितना उनकी पोजीशन है, आपकी जितनी पोजीशन है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने पास भी रख लें। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सारे ही के सारे आप बांट दें। कोशिश करें कि जितना हो सके मुस्तहिकीन तक उसको पहुँचाएँ, ताकि आपको जो बेसिकली हमारा मकसद है कुर्बानी का, उसका जो है फ़ायदा आपको पहुँच सके और आप जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ना इसको फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। हमारे पास आज एक मेहमान भी हैं जिनको अभी मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। कुछ कराची के मसले के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, और इस वक्त जो है कराची के मसले के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो है ना बातचीत हो रही है, और बहुत सारे लोग इस वक्त ईद से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है ना बड़े मसले मसाइल, गलियों में बहुत कचरा और पानी और गंदगी अभी भी बहुत सारी जगहों पर है, उनको उनके घरों तक जो है ना नुकसान हो चुका है। तो उनके लिए हम सब मिलकर जो है ना उनकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं करें, इसलिए कि ईद हमने भी मनानी है, उन्होंने भी मनानी है, सबों ने मनानी है। और अगर सब मिलकर खुशी खुशी ईद मनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद भी आएगी। लेकिन एक बंदा परेशान हो और 2 जो हैं मज़े कर रहे हों तो इसमें मज़ा नहीं है, इसमें अल्लाह ताला कभी भी खुश नहीं होता। तो सबको जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से मैं दुआ है मेरी कि अल्लाह मियाँ जो है ना सब लोगों के ऊपर रहम करे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम जो है ना लोगों की हेल्प कर सकें। और इस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर, माशाल्लाह कराची के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा बहुत कितने भी हालात ख़राब हों बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं कराची में रहता हूँ और इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दराज इलाक़ों में जाकर बड़ी अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए ये सिस्टम अभी चल रहा है, वरना अगर ये इदारे ना हों, ऐसे लोग ना हों, तो फिर ये सिस्टम चलेगा नहीं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबके ऊपर अपनी रहमत फरमाएं, हम पर भी और तमाम लोगों पर भी।
तो टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हमारे पास एक मेहमान है और उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कराची के बड़े मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कराची के लोग परेशान हैं। और कल ईद है और आज बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर लोग परेशानियों के आलम में घर तक उनके जो है ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। और इस वक्त जो है ना मैंने जो है ताहा अहमद ख़ान जो हैं रहनुमा PSP के जो हैं उनको मैंने बुलाया है, अपने प्रोग्राम में दावत दी है। और मैं चाहूँगा कि कराची के मसले के ऊपर भी बात करें, कुछ उनसे डिस्कस करें कि ये जो पोजीशन है कि अब PSP क्या कर सकती है कराची के लिए। और ज़ाहिर बात है कि इस वक्त तमाम लोगों की तवक्कात हैं कि वो जो है ना जो PSP है और जो है ना क्या उनसे जो है ना उम्मीद कर सकते हैं। जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब से जो है ना एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की। मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ और माशाल्लाह उन्होंने जो काम किया कराची के लिए और इतना ज़बरदस्त काम किया है कि उनके जो मुखालिफिन है ना वो तक जो है ना उनकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं ताहा अहमद ख़ान साहब को जो है ना एक तो पहले खुशामदीद कहूँगा कि एक छोटा सा हमारी तरफ से आज एंटरटेनमेंट की तरफ से और मेरा जो शो है आज का तड़का उसकी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार भाई कि आपने अपने चैनल में हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, कराची इस वक्त मसाइल का अंबार बन चुका है। देखें ना, कल ईद है, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे के घर के अंदर फर्नीचर ख़राब हो गए हैं, गलियां अभी तक चलने के काबिल नहीं, तो नमाज़ पढ़ने कैसे जाएंगे और किस तरह से जो है ना। बिल्कुल, कराची की अगर हम बात करें तो इस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं है जो कराची वालों को दरपेश ना हो। जी बिल्कुल। और ये बदकिस्मती है कराची वालों की कि 67% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का कराची से जनरेट होता है और उसके बावजूद बदले में जो उनको मिलता है वो टूटी हुई सड़कें, जी बिल्कुल ऐसे, बारिश का गंदा पानी, ख़राब सीवेज का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल इनजस्टिस की इंतहा हो चुकी है कराची के साथ। बिजली का मसला, कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि जो कराची वालों है जिससे दो चार ना हो। आप ये देखें कि कराची की आबादी तक कम करके गिन दी जाती है, कराची में सेंसस प्रॉपर नहीं होता, कराची की डिलिमिटेशन जिस तरीके से की जाती है उस पर भी कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसकी वजह ये कि सारे पार्टनर इन क्राइम हैं। आप ये देखें कि वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो 14 सीटें कराची से जैसे तैसे करके उनको मिल जाती हैं या दे दी जाती हैं। उसके बावजूद कराची के किसी मसले पे मैंने तो वज़ीर आज़म साहब का कोई बयान नहीं सुना। कराची के बच्चे करंट लगने से मर जाते हैं, वज़ीर आज़म साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि कराची आएँ तो उन लोगों के घर जाएं या उन पे कोई एक बयान ही दे दें। कोई उनकी पार्टी इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बाहर थोड़े दिन पहले धरना दे रही थी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो मैं ये समझने से मैं कासिर था इस बात को समझने से कि वफाकी हुकूमत अगर धरना दे रही है और एहतजाज कर रही है तो फिर मसाइल का हल कौन करेगा, पॉलिसी कौन बनाएगा। इसी तरह अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो 30 साल से सिंध पे काबिज ये लोग हैं और जो सिंध का हाल है वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं। बिल्कुल। इनकी तो करप्शन की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तीसरी आप देख लें जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनका हाल आपके सामने है कि उन्होंने अपनी 2 मिनिस्ट्रियों की खातिर पूरे शहर कराची का और कराची की आवाम का सौदा कर दिया। उनको कराची वाले अपना चौकीदार समझ के उनको वोट देते थे, लेकिन वो चोरों से जाके मिल गए और खुद अब चोरों में कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल। तो उनसे कोई उम्मीद लगाना, उनके लोगों के जो किरदार हैं वो क्या किसी के हुकूक की बात करेंगे। सही बात है। मेरे हिसाब से, और कराची की आवाम से हम इंटरेक्ट करते हैं और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया, तो इस वक्त जो कराची वालों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। और आपके चैनल के तवसत से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कराची के लिए हम आवाज़ नहीं उठा रहे। हम रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम रोज़ाना कराची के मसाइल को उजागर करने की बात करते हैं और उस पर अब हम प्रैक्टिकल स्टेज पे आ गए हैं। मैं तमाम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, नौजवान जो आपका चैनल देखते हैं, आपका शो देखते हैं, उसके तवसत से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 9
9 अप्रैल दोपहर 4 बजे ठीक है। प्रेस क्लब के बाहर हमने कराची दुश्मनी बंद करो के नाम से एक एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया है। ठीक है। और उसमें पूरे कराची के लोगों से हमने शिरकत की दावत की है, हमारे कारकुनान, आवाम। ये इस वजह से किया गया कि लोगों के भरपूर रिस्पांस हमें मिला है और लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी कि कुछ करें, आपसे उम्मीद है। तो हमने 9 अगस्त दोपहर 4 बजे कराची प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा रखा है और हम तमाम माओं, बहनों, बुजुर्गों, बेटियों, नौजवानों, लोगों से अपील करते हैं कि उसमें भरपूर शिरकत करें और कराची की आवाज़ बने और अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें और मुस्तफ़ा कमाल के बाजू बने और उनको मजबूत करें। हमें पता है कि 300 अरब रुपए मुस्तफ़ा भाई ने अपने हाथ से खर्च किए थे और उनका दुश्मन भी 1 रुपए की करप्शन का उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। ये होता है किरदार। 24 घंटे में उन्होंने 36 घंटे का काम किया, अपनी रातें ख़राब की, अपने फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की, अपने मतलब कोई पर्सनल लाइफ नहीं रखी। और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब से मेरी मुराद की मतलब टाइम नहीं दे रहे बिल्कुल। वालदा की उसके दौरान उनकी तबीयत ख़राब थी, वो उनको उतना टाइम नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कराची शहर को टाइम दिया, कराची के मसाइल हल करने पे टाइम दिया और कराची के लिए उन्होंने इतना काम किया कि दुनिया ने देखा कि रात को बारिश हो, कहीं आग लगी हो, कोई ऐसा इंक्रोचमेंट का मसला हो, नालों की सफाई का मसला हो, वो शख्स ग्राउंड पे मौजूद रहा। ये आपके टीवी चैनल्स की कैमरे की आंख ने ये चीज़ गवाह है इस चीज़ की कि ये सब इस शहर में हुआ है। जी जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आप पीएसपी के अंदर एक एज ए रहनुमा जो है आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपका क्या किरदार है इसके अंदर, किस तरह से आपका क्या, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पीएसपी की नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ माशाल्लाह। और नेशनल काउंसिल पीएसपी की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अच्छा, ठीक। हमारे पास हर ज़बान, हर कौमियत और हर मज़हब मसलक के लोग मौजूद हैं। आप इसको इस तरह देखें कि कराची के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग इतने नाउमीद हो गए हैं एग्जिस्टिंग जो हुक्मरान हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनको एक ही ऑप्शन नज़र आता है, वो मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में उनको पाक सरज़मीन पार्टी नज़र आती है और उससे वो आके जुड़े जा रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे, मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पर बैठ के कहता हूं कि तंजीमी स्ट्रक्चर हमसे बड़ा पूरे पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कराची से कश्मीर तक जितने कारकुनान, जितने हमदर्द, जितने सपोर्टर्स हमारे पास हैं, उसका कोई मैच किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो ये हमारी जीत है कि आज लोग हमसे आके खुद जोड़ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हमें हमसे कह रहे हैं कि यार आप आवाज़ उठाओ, हमारे शहर भी आओ। कोई कहता है यार जैसा काम मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में किया था ऐसा बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा कश्मीर में भी होना चाहिए, ऐसा गिलगित बल्तिस्तान में भी होना चाहिए। तो हर तरह से लोग आ रहे हैं और हमारे पास जिस तरह के लोग हैं बड़े डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल के लोग हैं। देखिए कि आपके यहाँ यूथ माशाल्लाह और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बेसिक दारोमदार जो है वो भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त जो रेटिंग है उसके अंदर यूथ में हमारे पाकिस्तान में काफ़ी जो है ना हिम्मत भी है, ताकत भी है और सारा सिस्टम जो है वो लेकर चलने आगे मुस्तकबिल में इंशाल्लाह वो चलाएंगे इस चीज़ को। उसमें काफ़ी मैंने देखा है कि आप लोगों के पास जो है ना यंग जो जनरेशन है वो आपको इंटरेस्ट ले रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास लोग आ रहे होते हैं इसके अंदर पीएसपी के अंदर। तो आपको भी, आपने वैसे ये जो पीएसपी ज्वाइन करने का किस तरह से आपको ख्याल आया? और भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, तो उसमें कैसे आपको ये चीज़? गुलजार भाई, सबसे पहले तो आप क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट, जैसे होता है ना किसी को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे मैंने शुरू में इंट्रो में आपसे बताया कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब, हालांकि मेरे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने उस बंदे को काम करते हुए खुद देखा है, ठीक है ना। कराची के अंदर रात को 2-2, 3-3 बजे तक रात के काम कर रहे हैं। हम कहीं शूट पे जा रहे होते थे तो रास्ते में मैंने कई दफ़ा इस तरह से हुआ है, मेरी मुलाकात भी हुई है 1-2 जगह पर। तो कैसे आपको इस तरह से इस बात का वो ख्याल आया कि मैं पीएसपी ज्वाइन करूं? जी गुलजार भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, जो आपने सवाल किया नौजवानों के हवाले से, तो आप ये देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज नौजवानों की बात करती हैं और नौजवानों
कि दावा करती हैं कि नौजवानों का वोट है और नौजवानों की बेस है उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, उनकी आप कैबिनेट उठा लें, वफाकी कैबिनेट उठा लें, उनकी सूबाई MP MNAs उठा लें और देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी नौजवानों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद है, कितने नौजवानों को उन्होंने टिकट दिया, कितने नौजवानों को ऐवानों तक पहुँचाया, ये सब उनके कौलो फेल में तजाद है। कितने कौन सी ऐसी पॉलिसीज नौजवानों के लिए बनाई कि जिससे नौजवानों को फ़ायदा हो। हमारे जो हमारे अल्फाज हैं ना वही हमारा अमल है। हमारे सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है ना इस वक्त PSP का, आप ये देखें कि जिस दिन हम आए हैं, जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब आए हैं, उस दिन से लेके आज तक जो वो बात कर रहे हैं उसमें एक भी यू टर्न नहीं लिया उन्होंने। तो जो हमारे अल्फाज और जो हमारा अमल है उसमें कोई तजाद नहीं है। ये चीज़ लोगों को बड़ा फैसिनेट करती है। रही बात कि मैं PSP में कैसे आया, तो मेरा ताल्लुक़ PSP से पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था। मैंने 14 साल की उम्र में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की और जी बड़ी ग्रास रूट लेवल से मैंने काम किया और सारी चीज़ों को वहाँ पे जो है समझा, देखा और उसके बाद 2000 तकरीबन 14 में मैं उनके प्रोफेशनल विंग का इंचार्ज बना और काफ़ी सारी चीज़ें देखते थे हम वहाँ पे। और उसके बाद जब 2016 में मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब आए और उन्होंने वो बात बबांगे दहल की जो हम बंद कमरों में किया करते थे, MQM के उस दौर के लीडर्स और हम लोग जब बैठते थे तो हम लोग वही बातें बंद कमरों में किया करते थे कि यार अल्ताफ़ हुसैन साहब अब मुल्क दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं, अब इनके साथ खड़ा रहना हमारे बस में नहीं है, ना हम इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, ना इनके स्टांस को लेके आगे चला जा सकता है। जब इन लोगों ने जुर्रत का मुजाहरा किया तो हमारे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। अपनी जज्बात हम डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन टाइम ब्रेक का आ चुका है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं बात को। छोटा सा वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। हमने आपसे वादा किया था कि एक रेसिपी होती है जो उसको कहते हैं कच्चे कीमे के कबाब। बकरीद पे लाजमी है आपने उसको बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक रेसिपी हमारी रह गई थी कच्चे कीमे के कबाब। वो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ और ताहा साहब जो हैं हमारे पास आए हुए हैं उनके साथ मिलकर इसको एंजॉय करें। पराठे भी बनने जा रहे हैं, क्या ख्याल है? दो चीज़ें हैं ज़बरदस्ती अधूरे जो हमने कच्चे कीमे के कबाब पराठों के बगैर अधूरे, पराठे के बगैर अधूरे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें जो है ना मैं तैयार कर रहा हूँ, तो अभी हम मिलकर टेस्ट भी करेंगे। आप कुछ बात कंटिन्यू कर रहे थे जी। मैं ये बता रहा था कि 3 मार्च 2016 को जब मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब कराची आए और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वो बात की जो उस वक्त कराची की पल्स थी और ख़ास तौर से MQM के जो वो लोग जो MQM के साथ सियासत बराए खिदमत के फ़लसफ़े के तहत जुड़े थे और जो MQM में जेन्युइनली मफाद परस्त टोले का हिस्सा नहीं थे और काम करना चाहते थे, उनके दिल की आवाज़ थी ये बात कि हम अपने मकसद से, अपने मिशन से हट के अब हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कराची जो उस वक्त हाल था, आप देखें 10 से 12 लोग, मतलब टीवी की जो टिकट्स होते थे शाम में बाकायदा काउंट डाउन होता था कि आज 10 लोग जहाँ भाग, 15 लोग जहाँ भाग, 20 लोग जहाँ भाग। तो हमारा मकसद ये था कि कराची आइट्स की ज़िंदगी में सुकून आए, कराची के लोगों के मसाइल हल हों, ना कि कराची के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। हर कौमियत को दूसरी कौमियत से लड़ाया जाता था और दुश्मनी क्रिएट करके वो ये एक फीलिंग दी जाती थी लोगों को आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारे साथ जुड़ने में है। ये इससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट करती थी इस चीज़ को और कराची का नुकसान होता था, कराची वालों का नुकसान होता था। तो मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई ने आके जो यहाँ पे बात की वो कराची वालों के दिल की आवाज़ थी और हमें वो चीज़ कनेक्ट किया हमने उस चीज़ से कि यार ये वो बातें हैं जो हम MQM के अपने लोग जो उस वक्त MQM में मौजूद हैं वो भी हमारे साथ बंद कमरों में बैठ के किया करते थे कि हमारी डायरेक्शन ख़राब हो रही है। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला और फिर हमने देखा था कि इन लोगों का किरदार मेरी ज़ाती नज़र में और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो किरदार की वैल्यू होती है। तो हम मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के किरदार से वाकिफ़ थे कि ये लोग वो हैं कि जो अपने अल्फाज पे खड़े होने वाले लोग हैं, ये कभी किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी मिसाल ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने करियर के पीक पे थे जब MQM छोड़ के गए, 6 महीने हुए थे सेनेटर बने हुए। सेनेटर बनने के लिए इस मुल्क में आपको पता है लोग रिश्वतें देते हैं करोड़ों रुपए की और MQM में जो बढ़ता वो पहले अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब को ही मिलता क्योंकि ये लोग उस वक्त MQM में अपनी पीक पे थे लेकिन अपनी सेनेटरशिप छोड़ के गए
कि यार नहीं, हम नहीं कंटिन्यू करते जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। और 6 महीने सेनेटर थे, 5.5 साल रहते थे, सेनेटरशिप छोड़ के गए, और अगर दूसरे अल्फाज में गए सेनेटरशिप पे लात मार के गए और बैरून मुल्क जाके बैठ गए। जब ये रियलाइज हुआ कि अब ज़रूरत है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, हालात ख़राब से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर कराची वालों के लिए दोबारा आए और कराची के लिए उन्होंने उस वक्त के फ़िरौन के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाई कि जिस वक्त लोगों के ऊपर खौफ का एक ऐसी कैफियत तारी थी कि सच कहने की सबसे छोटी सज़ा उस वक्त मौत थी। जिस वक्त इन लोगों ने, मैं तो आपस में जब हम इनसे बैठ के बात करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि ये लोग तो एक तरह से खुदकशी करने आए थे, जो जितना बड़ा इन्होंने स्टांस लिया। लेकिन वही बात है कि देखें, अल्लाह हक और सच का साथ देता है। आज वो लोग कहाँ खड़े हैं जी, और आज पीएसपी कहाँ खड़ी है, ये सबके सामने। चलिए ज़रा कुकिंग के ऊपर बात करते हैं। कुछ खाने पीने का शौक रहा है आपको? बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, किस तरह के खाने? वैसे बकरीद वगैरह में तो सब जगह बड़े एहतमाम होते हैं, तो आपके यहाँ भी माशाल्लाह जो है उसी तरह से एहतमाम होता है जैसे सबके यहाँ होता है? बारबेक्यू वगैरह खाना? जी बिल्कुल, कोरमा शोरमा, कोरमा है, बारबेक्यू है, बिरयानी तो ठीक है, बहुत ही मेरी पसंदीदा पहले दिन चीज़ है जो है वो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे फैमिली वगैरह सारे मिलकर आते हैं, सब लोग जमा होते हैं एक जगह जी पर? बिल्कुल, फर्स्ट डे सब हमारे घर जमा होते हैं, सेकंड डे हम दूसरे रिश्तेदारों से मुलाकात। इसी तरह से मैं फर्स्ट डे मेरे घर पर सारे बहन भाई सारे जमा, इसलिए कि जो बड़ा होता है उसके घर पे सारे जमा हो जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो कबाब एक चीज़ जो है ना वो पुराने उससे चला आ रहा है मेरे घर पर, जो एक टेस्ट है उसको मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, आपको भी बताऊँ कि किस तरह से बनना है। ये कच्चे कीमे के कबाब कहलाते हैं। मेरी वालदा बहुत इसको शौक़ से बनाती थी, आज अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये हमारे घर पे रिवायती चला आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा कीमा लेकर ना, इसको थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं कि इसे हम फ्रेश उसी वक्त ही इसको मशीन में चलवा लिया, और बाहर से आप करवा लें तो इसको आपको ना अभी मेरे ख्याल से 30-40 रुपए लेते हैं वो, 1 किलो को आपको मशीन में बनाकर दे देते हैं, कसाई जो होते हैं, तो उससे बनवा लें। उसके बाद इसमें एक बड़ी प्याज डालें, ठीक है, बड़ी प्याज चॉप करके, ठीक है। आधा किलो में समझ लें एक बड़ी प्याज आपने ऐड कर दी, और इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा कुटा हुआ धनिया, और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें कुटी हुई होंगी, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है, कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चमचा डाला है, और कुटा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, ठीक है। इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूँगा चने का पाउडर, भुने हुए जो चने होते हैं उसका पाउडर। आधा किलो में 2 खाने के चम्मच, 1 किलो में 3 खाने के चम्मच, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर लें, हरी मिर्चें ऐड कर लें, ठीक है। और इसमें जो है ना अदरक और लहसुन इसमें पेस्ट नहीं जाएगा बल्कि चॉप जाएगा। 1 खाने का चमचा अदरक और 1 खाने का चमचा इसमें जो है लहसुन, ये दोनों चॉप डाल रहा हूँ मैं। और इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी जो बाइंडिंग है वो होगी अंडे के साथ और चने के आटे के साथ, ठीक है। 2 अंडे इसमें हमने शामिल कर देने हैं, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और याद रखिए कबाब जब बनाएं तो बहुत ही धीमी आंच पर इसको तैयार करें, ठीक है। और इसके साथ हमने पराठे बनाने हैं। पराठे हमने जो नॉर्मल मैदा होता है उसी से उसको हमने गूंद लिया है, उसके हमने पराठे तैयार करने हैं। लेकिन इसकी मिक्सिंग जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है ताकि मसाला जो है ना वो चारों तरफ से इसमें मिक्स हो जाए। और इसे आप चाहें तो इसी के कबाब बनाकर आप सीख पर इसको मशीन पे चला दें। जैसे कि इसमें मोटा मोटा मसाला है तो मशीन में इसको आपने चॉपर में चला दिया तो क्या होगा कि ये सारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा। तो फिर आप इसे वो भी कर सकते हैं, यानी कि सीख पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें सारे मसाला कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है सवाल भी लोगों के जहन में आते हैं, पूछते हैं लोग, तो आपको कभी इत्तेफाक हुआ कि कुकिंग करने का कोई कभी इत्तेफाक हुआ इस तरह? खाने का शौक सिर्फ खाने की हद तक है, ठीक है, बनाने का शौक नहीं रहा, कुकिंग का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। ठीक 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 है। इसको थोड़ी देर हम मैरिनेट होने देंगे
बहुत अच्छी खुशबू है। अभी आप ट्राई करके मुझे बताइएगा बिल्कुल कि कैसा टेस्ट आया। गुलशन इकबाल में एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर सूप मिलता है चिकन का, और उसका नाम है बाल्टी सूप। बाल्टी सूप। अच्छा, वो प्लास्टिक की उन्होंने एक बाल्टी बनाई है और उसके अंदर वो सूप देते हैं, उसका नाम उन्होंने बाल्टी सूप रखा है। मैंने इस बात का जिक्र आपसे क्यों किया, ये वजह है, कोई वजह है इसके पीछे, तो मेरे देखने वाले भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। 5 लोग हैं, पांचों लोग MBBS हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो 5 लोगों ने मिलकर जब उनके पास कोई काम नहीं रहा तो जॉब की हालत आप अंदाज़ा, ये अभी कोरोना की बात नहीं कर रहा मैं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये बाल्टी सूप बनाया और वो 5 डॉक्टर्स मिलकर और वो बाल्टी सूप बेच रहे हैं। तो ये हाल है हमारे यहाँ कराची में लोगों की जॉब की। तो इसके लिए PSP क्या सोच रही है, आगे आने वाले वक्त में क्या कर सकती है, और क्या जो नौकरियां हैं लोगों को नहीं मिलती हैं, लोग बज़न होकर पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आगे जाकर फिर वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा काम करते हैं कि वहाँ के मुल्क वाले उनको अवार्ड भी देते हैं, बेशक उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन वो रहते तो हैं बाहर। मैं खुद भी 25 साल रहा हूँ, रहते तो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रहते तो हैं बाहर 25 साल तक, 50 साल तक, 30 साल तक, 20 साल तक, लेकिन उनका दिल जो है ना वो यहीं अटका रहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए PSP क्या सोच रही है, बहुत सारे वादे किए गए जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे, लेकिन ज़र मुबादला तो भेज रहे हैं, पाकिस्तान को चला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब मानते भी हैं इस बात को, लेकिन उनके बेचारों के लिए क्या कुछ है आगे फ्यूचर में, कुछ होगा ये इस तरह? गुलजार भाई, जहाँ आपने जो ये बात की, ये जो 4 डॉक्टर साहिबान हैं जिन्होंने ये 5 डॉक्टर साहिबान जो हैं जिन्होंने ये अपना सूप का बिजनेस शुरू किया है, बिल्कुल कारोबार में कोई आर नहीं है, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें कोई आर नहीं है, लेकिन ये अलमिया है। हाँ, एक डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगारी की वजह से, शौक में नहीं, बेरोजगारी की वजह से ये काम कर रहे हैं और उनको कोई और काम नहीं मिल रहा। तो इसमें ये लम्हा फिक्रिया है हम लोगों के लिए कि आगे कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब वो ये देखेगा कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का ये हाल हो रहा है। और ऐसी मिसालें मैंने कई देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोग, किसी ने कोई गोले गंडे की शॉप खोली, इंजीनियर ने, किसी ने कुछ किया हुआ है। इंजीनियर्स का भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2 चीजें हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले देखिए, नौकरियां किसी भी मुल्क में चलती हैं मईशत पे। मईशत आपकी अच्छी होगी, प्राइवेट सेक्टर आपका ग्रो करेगा, तो वहां पे नौकरियां जनरेट होंगी। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ मईशत की बात नहीं है, बाज़ जगहों पे नाइंसाफी भी होती है। वही मेरा दूसरा अगर मेरे पास दूसरा पॉइंट मेरा ये है ना, एक मईशत और दूसरा मेरिट, वो मैं आपको कंप्लीट में यही करता कि एक मईशत और दूसरा मेरिट, ये 2 चीजें ऐसी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर आदमी को ये डिपेंड नहीं करना चाहिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। बिल्कुल है, सरकारी नौकरी हर आदमी नहीं कर सकता और हर आदमी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा आपकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो नौकरियां जनरेट होंगी। दूसरा ये कि मेरिटोरियस सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के 35 रिश्तेदार जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करें और बाकी जो लोग हैं वो तमाम नाअहल हैं। इसके लिए आपको ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जिनको कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ना सके, जिनका किरदार ऐसा हो कि वो आपके हुकूक के लिए अगले की आंख में आंख डाल के बात करें। और मेरिट पे, खुद वो मेरिट पे होंगे तो किसी को मेरिट प्रिवेल करेगा ना। मेरिट पे किसी को वो लाने के लिए उनको खुद मेरिट पे होना जरूरी है, ना कि वो खुद किसी मसालेहत का हिस्सा बने या किसी भी ऐसी जोड़ तोड़ का हिस्सा बने कि जिसमें उनको ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े। आप ये देखिए ना कि कराची की अगर हम बात करें, कराची की जब हम बात करते हैं तो उसमें तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम मजहब के लोग रहते हैं। आगे बढ़ाएंगे कि तमाम जो लोग हैं माशाल्लाह, कराची के अंदर एक गुलदस्ता है
तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम मसलक के लोग जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर, और सब मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनके लिए आगे PSP में क्या फ्यूचर है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कबाब तैयार हो रहे हैं, और उसको कच्चे कीमे के कबाब जिसको बोले जाते हैं, और इसको जो है ना धीमी आंच पर बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे जी। तो अभी एक असेंबली में एक चीज़ पे डिस्कस हो रही थी, और मैं वो इत्तेफाक की बातें देख रहा था। कहा गया कि कराची में जो बिल आते हैं बिजली के, वो सारे पाकिस्तान से सबसे कम आते हैं। तो मेरे घर में एक AC है, उसका बिल 40,000 रुपये का आया है। आम दिनों में यानी कि पिछले साल वो बिल जो है 15,000 16,000 का आता था, तो वो 40,000 का आया है बिल। तो मैं गया KC के दफ्तर में, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा महंगा बिल आ गया है, ये क्यों आखिर इतना बिल आया? तो कहने लगे ये ऐसे ही है, यानी कि मैंने कहा इसमें आप देखें क्या, हम बाद में आपको देख लेंगे, लेकिन आप इसको पे कर दें पैसे। मैंने कहा यार मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा KC के दफ्तर आया हूँ, मेरे जैसा बंदा मैं आता ही नहीं हूँ कभी, मैं तो पे कर देता हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो टाइम से पहले पे करते हैं। मैंने कहा आप सिखा रहे हैं कि हम चोरी करें, यानी कि आप सिखा रहे हैं कि हम चोरी करके जो है ना, यानी कि जो इंसान ज़िंदगी भर कभी उसने लेट नहीं किया हो बिल, उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो चोरी पे चला जाए। तो ये क्या है, ये क्यों आखिर, ये किस तरह से लोग झूठ क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान में, कराची में, यकीन करें पूरे पाकिस्तान में जो 5,000 का बिल आता है ना, वो उतने यूनिट का 10,000 का बिल आता है लोगों का। गुलजार भाई ये तो और कोई पूछने वाला नहीं है। एस्टैब्लिश्ड बात है कि 67% रेवेन्यू जी पूरे पाकिस्तान का कराची जनरेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और टैक्स जो है वो कोई छोटी सी कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल से लेके माचिस से लेके जहाज के टिकट तक हम लोग टैक्स देते हैं। सही बात और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि टूटी हुई सड़कें, कोई हमारी आवाज नहीं है। सही बात है। कोई हमारी प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कराची वाले मेरे हिसाब से रियलाइज कर चुके हैं। उनका जो रिस्पॉन्स है आप देखिएगा, इंशाल्लाह जो हमारा मुजाहरा है जी ये अपना प्रेस क्लब के बाहर जी, उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा आप देखेंगे, उसमें आपका मीडिया दिखाएगा कि किस तरीके से कराची वाले जमा होंगे। वो इन्हीं जो जिक्र आप जिन नाइंसाफियों का कर रहे हैं वो इन्हीं वजूहात की वजह से। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जो कराची के नुमाइंदे हैं वो उनके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी सबने जो है वो जिंदगी सीधी कर ली है। और अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिल कितना आता है, मेरा बिल कितना आता है, या कराची के लोगों का बिल कितना आता है। सही बात है। ये इनको ये गुमान हो गया है कि हम काम करें ना करें वोट हम ही को पड़ेगा। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये गुमान हमने और आपने तोड़ना है। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि वोट होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड। बिल्कुल। अगर आज कोई PSP को वोट देता है तो मैं ये चैनल पे बैठ के बात कहता हूं कि अगर हमारी कारकर्दगी ना हो तो भाई अगली दफा हमें वोट ना दो। हम ये रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नारे लगाते हैं MQM वाले कि हम सूबा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गटर खुलवाने का इख्तियारात नहीं है, कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। सही है। और बातें बेवकूफ बनाने के लिए सूबा बनाने की करते हैं। उससे होता यह है कि पीपल्स पार्टी वाले सिंध में जाके सिंध कार्ड खेलते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, वहां जो है पीपल्स पार्टी दोबारा जिंदा हो जाती है। और सिंधी अपना तहफ्फुज़ ढूंढने के लिए सिंधी भाई वो पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे को इनके ये बयानात कॉम्प्लीमेंट करते हैं और पिस्ती आवाम है। अच्छा, कितनी एक चीज़ मैं सोच रहा था कि कितनी बुरी बात है कि हम देखते हैं कि हर जगह पर ना सूबे का कार्ड, जो अंग्रेज़ करते थे कि डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज़ों का स्टाइल था। तो वो चीज़ें अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे सियासतदान ना वही चीज़ें कर रहे होते हैं कि ज़बान के नाम पर, शहर के नाम पर, मसलक के नाम पर लोगों का कर रहे होते हैं। अच्छा, लोग सिर्फ एक चीज़ में कहना चाहूँगा कि वो लोग कहते हैं ना कि लोगों में अदम बर्दाश्त नहीं है। आजकल लोग झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं जान से, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो यार जो इंसान सुबह उठेगा उसको बिजली का बिल, उसकी वाइफ कह रही है बिजली का बिल आ गया है, इतना आ गया महंगा, ठीक है,
पानी नहीं आ रहा, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए पानी नहीं है, घर में ये गटर का वो जो है ना वो ख़राब हो गया है, यानी कि किराएदार कह रहा है कि यार आमदनी है नहीं लेकिन किराया बढ़ा दो, बच्चों के फीस देने हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो बेचारा उठता है, सुबह उठते ही जो है ना उसके ऊपर, तो उसके अंदर अदम बर्दाश्त कहाँ से पैदा होगा, ये मुझे मैं सवाल हम जिस है तरह मेरा। से जिस तरह से हमारे हुक्मरान ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जी जी, वो बड़ी गलत है। सही बात है। अब मैं महाजिर हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने महाजिर होने पे फख्र है, सही है। लेकिन अगर कोई सिंधी है, बलोच है, पठान है, पंजाबी है, तो उसको भी अपनी कौमियत पे फख्र होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल होना और चाहिए। जो मेरे मसाइल हैं ये हैव्स और हैव नॉट्स का मसला है कि कितने लोगों के पास क्या चीज़ मैसर है और किसके पास क्या चीज़ मैसर नहीं है। गरीब पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी के भी वही मसाइल हैं जो गरीब महाजिर के मसाइल हैं। सही बात है। और हमें इस चीज़ से बाहर निकल के सोचना होगा। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा शेफ या कौन सा रेस्टोरेंट है वो अच्छा है, या किसी डॉक्टर से अगर हम इलाज कराने जाते हैं, बाईपास कराते हैं, तो क्या हम ये पूछते हैं कि यार महाजिर डॉक्टर कौन है? सही बात है। हम ये कहते हैं कि जी कराची का या पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? बिल्कुल। अब उसमें वो सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, हार्ट का है तो वो हार्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब या अगर इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट होना चाहिए, बिल्कुल अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, फील्ड में एक्सपर्ट होना इसी तरह से जब हम सियासतदान को वोट देते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि यार ये अच्छी बात है कि ये किसी भी मजहब और किसी भी मसलक का है, लेकिन क्या ये हमारा मसला हल करने की अहलियत और किरदार रखता है या नहीं रखता? तो इस चीज को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए और इस चीज पे हमें वोट देना चाहिए। हमें अपने वोट का जो डायनामिक्स है ना, जो अहमियत है उसको समझना चाहिए और वोट इस बेसिस पे देना चाहिए। अभी लाड़काना में हमने बहुत बड़ा जलसा किया, ठीक, सारे सिंधी बोलने वाले भाई हमारे मौजूद थे, ठीक है, और वो इसीलिए कन्विंस थे, और वो इसीलिए इतने जज्बे के साथ उस जलसे में आए थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि यार जबान से फर्क नहीं पड़ता। ये मुस्तफ़ा कमाल बिल्कुल एक महाजिर है, लेकिन जिस तरीके से इसने कराची में काम किया, इसको मौका मिला तो ये लाड़काना में भी वैसे काम करेगा। उनके सामने थी कि उन्हीं की जबान बोलने वाले जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने क्या असर कर दिया है कि पीछे चला गया है सिंध, आगे डेवलप होने के बजाय पीछे चला गया है। पूरा सिंध मुंजो दाड़ों का मंजर पेश करता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। तो इन लोगों को फिक्र ही नहीं है। तो जिस तरह हम डॉक्टर चूज करते हैं उसकी काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पे, इसी तरह हमें अपना लीडर भी काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पे चूज करना चाहिए, किसी मजहब, मसलक और जबान की बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि वो एक बात अभी आई है कि वो कुछ अरसे में ऐसा तो नहीं होगा कि कराची में भी तकरीबन वही हालात हो जाएंगे जिस तरह के मोंजोदाड़ो वाली बात आप जो कर रहे हैं। तो हालांकि देखें, मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं ब्रेक से जाने से पहले एक बात कह रहा था कि हमारे कराची के अंदर हर तरह के लोग और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में रहते हैं, ठीक है, हर ज़बान बोलने वाले, और पीएसपी ने इस चीज़ को बड़ा फोकस किया है कि सबको मिलकर लेकर चलना है, ठीक है। तो क्या आया कि इसमें आप कामयाब हुए? क्या रिज़ल्ट है अभी जो इस चीज़ को सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना? बाज़ वक़्त वो एक तरफा समझते हैं कि शायद हो सकता है कि एमक्यूएम में पहले मुस्तफ़ा कमाल थे तो शायद वो एक ही तरफ महाजिर वाली बात करेंगे, तो इस तरह की चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हुआ लोगों में से? गुलजार भाई बहुत हद तक हो गया। मैं आपके इस प्रोग्राम में आपके चैनल को दावत देता हूँ कि आएँ, हमारा ऑफिस देखें, हमारे ऑफिस बेयरर्स से मिलें, हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हमसे बड़ा तंजीमी स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है। क्या सिंध, क्या बलूचिस्तान, क्या पंजाब, क्या खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह हमारी तंजीम मौजूद है और वहाँ पे काम दिन दुगना रात चौगना फैला रहे हैं। सही है। लोगों के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब हम आए थे लोग तंग थे इस चीज से। देखिए, कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई मजहब की मसलक की बुनियाद पे नहीं लड़ना चाहता, ये लड़ाया जाता है। ये एक प्लान साजिश होती है जिसमें डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटेजी है ना। अब इसमें समझना ये है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे उससे पहले कराची में 10 से 12 लाशें रोज गिरा करती थी। मजहब मसलक की बुनियाद पे लड़ाई झगड़े होते थे। आज पीएसपी लियाकताबाद में भी जलसा करती है, लियारी में खड़े होकर चील चौक पे भी जलसा करती है, औरंगी टाउन में भी जलसा करती है और कटी पहाड़ी पे भी जाके जलसा करती है। हमारे जिम्मेदारान हर इलाके में मौजूद है।
तो हमने बहुत हद तक, मैं इस चीज़ का क्रेडिट आपके चैनल पे अपने चेयरमैन को देना चाहता हूँ कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल का बहुत बड़ा किरदार है कराची में अमन कायम करने में, और ये मसलक की और मज़हब की और इस तरह की तफरीक को ख़त्म करके सबको एक पेज पे लाके ये बताने में कि यार देखो कराची तरक्की करेगा तो हर कौम तरक्की करेगी, हर कौम तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ब्रेक का टाइम हो चुका है और बहुत अच्छी बात है कि कराची में रहने वाले तमाम ज़बान बोलने वाले तमाम मसलक के लोगों को लोग जोड़ कर लेकर चलें, और पीएसपी में ये अगर नीयत है तो मेरी दुआ है कि ये कामयाब हो, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमारे पास कच्चे कीवे के कबाब और पराठे जो हैं दो तैयार हो चुके हैं। ताहा को हम खिलाएंगे अभी, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बस अब प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम है और आप हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई कराची के बारे में, मुस्तकिल के बारे में। ईद का मौका है तो वो आपका कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, तमाम अहले कराची को, अहले पाकिस्तान को मेरी जानिब से, पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से और मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी ईद में उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनकी इस्तात कुर्बानी की नहीं है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा और अपनी खुशियों में उनको शामिल ज़रूर कीजिएगा। कराची के लोगों से मैं दोबारा अपील करता हूँ कि 9 अगस्त दोपहर 4 बजे प्रेस क्लब पे आएँ, हमें मजबूत करें और हम आपकी आवाज़ बन के आपके हुकूक़ के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत पहले से ईद मुबारक, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ SOPs का ख्याल रखिएगा ताकि ये जो वायरस है ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये मौजूद है। तो इंशाल्लाह अपने ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चिकाऊ।